जय श्री राम आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ और सानंद हैं। मित्रों, हमारा क्रम चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024 की, जो हमने सीटवार भविष्यवाणी की थी, इसकी चुनिंदा सीटों की रोचक जानकारियों के साथ में, क्योंकि एक एक सीट का वीडियो तो हम अंक ज्योतिषी विश्लेषण के साथ, हिसाब किताब के साथ, अंकीय गणना के साथ आपके सामने रख चुके हैं। यहाँ हम चुनिंदा बातें करेंगे, चुनिंदा सीटों की बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये निवेदन कर दें कि आपने अगर अभी भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वीडियो के साथ में, हमारे लाइव प्रसारण के साथ में आपका जीवंत जुड़ाव रह सकेगा। और साथ ही साथ में हम जो भी जीवनोपयोगी उपाय, विश्लेषण और तथ्य अंक ज्योतिष के आप सामने रखेंगे, आप उनका अधिकाधिक लाभ उठा सकेंगे। हम ये भी निवेदन कर दें कि वर्ष 2003 के नवंबर-दिसंबर के राजस्थान विधानसभा चुनाव से हमारा ये सीटवार आकलन का काम चल रहा है। कहने का मतलब यह कि 20 वर्षों से अधिक समय हो चुका है, और अंक ज्योतिष के क्षेत्र में जहाँ तक अभ्यासरत रहने की बात है तो हमें 35 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है। समय हो चुका है अब इस बात का कि आज की सीटों का क्रम आरंभ किया जाए। आज हम सबसे पहले गोवा राज्य की बात करते हैं। 2 सीटें हैं, नॉर्थ गोवा यानी उत्तर गोवा और साउथ गोवा यानी कि दक्षिण गोवा। इन दोनों सीटों की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सामने नॉर्थ गोवा, उत्तर गोवा सीट है। उत्तर गोवा से क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान सांसद श्रीपद येसो नाइक को फिर से खड़ा किया है, तो कांग्रेस ने रमाकांत खलप को उतारा है। अब यहाँ दोनों ही बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस का चेहरा भी बड़ा है और श्रीपद येसो नाइक का चेहरा भी बड़ा है। बड़े चेहरों की तगड़ी भिड़ंत है ये। गोवा की ये सीट बहुत आकर्षण का केंद्र है। आकर्षण इस अर्थ में कि चुनावी लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा। जहाँ तक अंकीय गणना का प्रश्न है तो गणना के मामले में श्रीपद येसो नाइक पिछड़ रहे हैं और रमाकांत खलप यहाँ से भारी पड़ रहे हैं। जब यह अवस्था आती है तो बहुत सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर झटका लगने जा रहा है और यहाँ से उनके बड़े चेहरे श्रीपद येसो नाइक को निराश होना पड़ेगा और ये सीट जो है वो जा रही है, और एक अर्थ में भी कह सकते हैं कि जाएगी कांग्रेस के रमाकांत खलप के खाते में। दक्षिण गोवा, साउथ गोवा की बात करें तो इस बार भाजपा ने इस सीट को चर्चा का विषय कुछ ज़्यादा बना दिया। कैसे बना दिया कि भाजपा के पिछली बार जो खड़े हुए थे यहाँ से प्रत्याशी, तो वो थे एडवोकेट नरेंद्र सवाईकर। ठीक है, इस बार भाजपा ने क्या किया कि यहाँ के सामाजिक क्षेत्र का एक बड़ा नाम पल्लवी डेम्पो को मैदान में उतारा है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ से ये सीट गई है। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने मांगी थी तो उनके खाते में ही जानी थी, लेकिन हुआ ये कि वो उसने अपना प्रत्याशी उतार दिया और लगभग सहमति के बाद में असहमति जताते हुए कांग्रेस ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतार दिया। आम आदमी पार्टी की एवनजी विएगस है तो कांग्रेस के कैप्टन विरियातो फर्नांडिस मैदान में है। त्रिकोणीय संघर्ष। लेकिन पिछली बार कांग्रेस के कोस्मे फ्रांसिस्को सिएटेनो सरदिन्ना जीते थे। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे तीसरे स्थान की लड़ाई भले ही लड़े, लेकिन जीत का गणित बैठ रहा है आम आदमी पार्टी के खाते में। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वेंजी विएगस यहाँ से जीत सकते हैं। विएगस या वीगस, ये यहाँ से जीतेंगे। देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी को इस बार 9 सीटें तो सीधे सीधे से हमारी गणना के अनुसार पंजाब में मिलती दिख रही हैं, और 1 सीट वो हरियाणा में निकाल रही है, 1 सीट निकाल रही है दिल्ली में, और 1 सीट यहाँ। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को 12 सीटें पूरे देश में मिलती दिख रही है। तो इसका जो एक दर्जा है, कौन सा, राष्ट्रीय पार्टी का, तो वो और मजबूत हो सकता है।
गोवा के बाद में हम बात करते हैं तो हमारे सामने कौन सी है? अब हमारे सामने केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले अंडमान निकोबार की बात करें। अंडमान निकोबार में क्या हुआ कि 2009-14 में यहाँ से विष्णुपद रे को भाजपा ने टिकट दिया था। 9 और 14 में उन्होंने सीट निकाली भी थी, फिर 19 में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और कुलदीप राय शर्मा को कांग्रेस के सामने भाजपा ने विशाल जॉली के रूप में उतारा। कुलदीप राय शर्मा थे इधर तो, और इधर विशाल जॉली को विष्णुपद रे का टिकट काट कर दिया गया। विशाल जॉली हार गए थे, कुलदीप राय शर्मा यहाँ से जीते थे। कुलदीप राय शर्मा एक बार फिर से यहाँ मैदान में है और भाजपा ने इस बार टिकट फिर विष्णुपद रे को दिया है। 5 साल पहले जिन्हें टिकट के योग्य नहीं समझा, अब पता नहीं कौन सी पात्रता उनमें पैदा हो गई कि उन्हें टिकट दे दिया गया। ये राजनीति है, यहाँ ऐसे अजूबे होते रहते हैं और उसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये भी राजनीति का ही एक भाग है। अब यहाँ विष्णुपद रे और कुलदीप राय शर्मा, इन दोनों की लड़ाई देखें तो लड़ाई तो निकट की है। विष्णुपद रे यहाँ अच्छा जोर करवा रहे हैं शर्मा से, लेकिन हमारी गणना ये कहते हैं कि विष्णुपद रे और भाजपा को निराश होना पड़ेगा और यहाँ से कुलदीप राय शर्मा और कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में भी एक ही लोकसभा सीट है। 2004 और 9 में पवन कुमार बंसल यहाँ से जीते थे, यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। फिर इनके भांजे द्वारा इनके कार्यालय में बैठकर घूसखोरी करना, ये विवाद जब बहुत बड़ा हुआ तो बंसल की विदाई हुई। उसके बाद बंसल हारे, 19 में भी हारे चुनाव, और दोनों बार 14 और 19 में फिल्म अभिनेत्री किरण खेर जीती थी। इस बार बताते हैं ऐसा कि स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। भाजपा ने संजय टंडन को यहाँ से मैदान में उतारा है, जो यहाँ भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से पता नहीं क्या सोचकर जालंधर से जीते मनीष तिवारी इधर आ गए। अच्छा खासा वे जालंधर से जीत रहे थे बड़े आराम से और संसद में पहुंच रहे थे। इस बार उन्हें क्या सूझी? शायद उन्होंने सोचा होगा संजय टंडन नया चेहरा है, ये सेफ जोन है, यहाँ से सीट आराम से निकल जाएगी। लेकिन हमारी गणना तो कुछ और ही कह रही है। हमारी गणना ये कह रही है कि मनीष तिवारी को यहाँ निराश होना पड़ेगा और यहाँ वो जो भी गणित लगा कर आए वो गणित असफल होगा और यहाँ से भाजपा ही एक बार ये सीट जीतती दिख रही है। भाजपा के प्रत्याशी के रूप में इस बार नया नाम है, नया चेहरा है संजय टंडन, लेकिन जीत भाजपा ही रही है और संजय टंडन यहाँ से लोकसभा प्रवेश कर सकते हैं। दादरा नगर हवेली की बात करें तो यहाँ भी एक सीट है। 2004-9 में भाजपा ने जीती। उसके बाद अगर 19 की बात करें तो 19 में यहाँ से निर्दलीय की विजय हुई। और निर्दलीय कौन थे? मोहन भाई, सांजी भाई डेलकर। ये अब हुआ क्या कि भाजपा ने कलाबेन डेलकर को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने अजीत राम जी भाई महिला को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में है। यहाँ हमारे आकलन के आधार पर तकनीकी रूप से तो आप कितना अंक किसका कुछ है वो सब दूसरा वीडियो जो है उसमें देखिएगा, जो हम लगभग 1.25 महीने पहले डाल चुके हैं। लेकिन उसके फलीभूत अवस्था की बात करें तो हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ बहुत मजबूत अवस्था में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत राम जी भाई महिला है और वे जीतेंगे। यहाँ से भाजपा की श्रीमती कलाबेन डेलकर को हार का सामना करना पड़ेगा। दादरा नगर के बाद में चलिए दमन और दीव की बात कर लेते हैं। यहाँ पिछली बार लालू भाई बाबू भाई पटेल भाजपा के जीते थे। वो लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। 9 में जीते, 14 में जीते, उसके बाद 19 में जीते। इस बार फिर मैदान में कांग्रेस ने केतन दया भाई पटेल को उतारा है। यही दोनों प्रत्याशी पिछली बार भी मैदान में थे। दोनों पार्टियों की तरफ से दोनों ही प्रत्याशी रिपीट हुए हैं, फिर से मैदान में उतारे गए हैं और हमें लगता है कि परिणाम में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लालू भाई पटेल यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी है, वे जीतते दिख रहे हैं। सीट उनकी झोली में जाएगी और कांग्रेस और उसके प्रत्याशी केतन पटेल को एक बार फिर से निराश होना पड़ेगा। दमन और दीव। उसके बाद में अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो एक ही सीट है यहाँ पर। 2004 में जेडीयू जीता था, 9 में कांग्रेस जीती, 19 में एनसीपी के मोहम्मद फैजल पीपी ये जीते थे। मोहम्मद फैजल पीपी जो हैं वे इस बार फिर से मैदान में। लेकिन ये एनसीपी कौन सी है? ये एनसीपी शरद पवार वाली एनसीपी है।
एनसीपी अजीत पवार ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और वो है टीपी यूसुफ, ये मैदान में है। कांग्रेस ने यहाँ से हमीदुल्लाह सईद को मैदान में उतारा है। अब अजीत पवार वाली एनसीपी इसलिए मैदान में आई है कि एनडीए गठबंधन में ये सीट गई है, वो गई है किसके खाते में? अजीत पवार की एनसीपी खाते में। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंडिया गठबंधन के दोनों दल यहाँ आमने सामने आ गए, कांग्रेस भी आ गई और एनसीपी शरद पवार भी आ गई। लेकिन हमें जो मुख्य लड़ाई है वो होती दिख रही है दोनों एनसीपी के बीच। कांग्रेस या पहले दूसरे स्थान की बजाय तीसरे स्थान के लिए लड़ती दिख रही है। यहाँ विजय है वो एनसीपी अजीत पवार के यूसुफ टीपी के खाते में जाएगी और यहाँ से जीतेगी तो इस बार भी एनसीपी, लेकिन पिछली बार अविभाजित एनसीपी थी, इस बार अजीत पवार वाली एनसीपी। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी भी कहते हैं, पुद्दुचेरी भी कहते हैं, हालांकि हिंदी में डेढ़ द होता है मगर अंग्रेजी में डबल आर होता है, डबल डी नहीं होता। अब ये भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को मिली है और अन्ना द्रमुक ने भी प्रत्याशी उतारा। अन्ना द्रमुक के जी तमिल वेंदन मैदान में है, कांग्रेस के वी वैतिलिंगम मैदान में है और ये वी वैतिलिंगम ही पिछली बार 2019 में यहाँ से जीते थे। तो निवर्तमान सांसद के सामने इस बार भाजपा का प्रत्याशी है ए नमः शिवायम तीसरे स्थान के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। अन्ना द्रमुक और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि नमः शिवाय भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में अंतर बहुत कम है। तो हो सकता है भाजपा प्रत्याशी दूसरे स्थान के लिए लड़े और कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली जाए, ये भी हो सकता है कि बहुत निकट का मामला है वहाँ। लेकिन जहां तक टॉप करने का मामला है, जीत का मामला है, तो जीत अन्ना द्रमुक के प्रत्याशी जी तमिल वेंदन के खाते में जाती दिख रही है, वे यहाँ से जीत सकते हैं। तो मित्रों, ये केंद्र शासित प्रदेशों और गोवा राज्य की बात थी। हमने इनकी सीटों की बात की, 2 गोवा में थी और दमन में 1, दादरा 1, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, यानी कुल मिलाकर ये 7 सीटों की बात आपके सामने रखी है। और एक बात फिर आपके सामने रखते हैं, वो ये कि देखिए, अगर अभी तक भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। हमें भी उत्साहवर्धन होगा, हमारा भी, और हमें आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मिलेगी और आपके लिए होगा कि आपको अति उपयोगी जानकारियाँ हमारे इन वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।